हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेगुलेशन नंबर 15 के कंसर्न में बात की थी कि कौन कौन से प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो हैं उनको हम कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं करेंगे, है ना। सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। देखो, आपको याद ही है रेगुलेशन नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि प्रमोटर को कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन तो लाना ही पड़ेगा। अब 20% करने के लिए वो क्या कर सकता है, कुछ ऊटपटांग काम कर सकता है ना। वो खुद को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉट कर सकता है या एकदम सस्ते शेयर अलॉट कर सकता है, तो ये तो धोखाधड़ी हो जाएगी। तो हम उसकी इस धोखाधड़ी को चलने नहीं देंगे, तो उसी लिए रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है रेगुलेशन नंबर 15। तो रेगुलेशन 15 ये बोलता है कि अगर प्रमोटर ने कोई शेयर परचेस किए हुए हैं जो 15 के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, तो वो सिक्योरिटीज एलिजिबल सिक्योरिटीज नहीं होंगी, वो कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होगा। मतलब उसको हम हटा देंगे और प्रमोटर को फिर से नया कंट्रीब्यूशन लाना पड़ जाएगा। ठीक बात है। तो कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसको हम कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज है, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो हमारा केस था, पिछले 3 सालों में प्रमोटर ने अदर देन कैश कंसिडरेशन शेयर्स एक्वायर किए थे। पिछले 3 सालों में प्रमोटर ने क्या किया था, शेयर्स एक्वायर्ड अदर देन कैश कंसिडरेशन। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट खुद को शेयर्स अलॉट करवाए। अब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स क्यों अलॉट करा सकता है वो, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो यहां पे 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आपने क्या किया है, इनटेंजिबल एसेट को कैपिटलाइज कर दिया है। कैपिटलाइज करने का मतलब है आपने गुडविल को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, आपने पेटेंट के बदले में शेयर्स ले लिए हैं, आपने कॉपीराइट के बदले में शेयर्स ले लिए। इस तरह का कोई भी आपने काम किया है जहां पे आप क्या कर रहे हो, कैपिटलाइजेशन of intangible assets, कैपिटलाइजेशन ऑफ intangible assets, नंबर 1। दूसरा क्या है, दैट इज व्हाट, आपने क्या किया है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट किया है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट का रीवैल्यूएशन इन्वॉल्व हुआ है। मतलब एक तो अदर देन कैश कंसिडरेशन है, प्लस इन दोनों में से कोई भी एक चीज और हो गई है। ठीक है। नंबर 2, अब अदर देन कैश कंसिडरेशन है, आपने क्या किया है, बोनस शेयर इशू कराए थे खुद को। क्या इशू कराए थे आपने, बोनस शेयर इशू कराए थे खुद को। तो यहां पे बोनस शेयर, बोनस इशू। अब जो ये बोनस इशू आ रहा है, ये बोनस इशू कैसे आ रहा है, 2 तरीके से आ रहा है। नंबर 1, एक तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से आ रहा है या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से आ रहा है, या तो ये वाला केस है, या फिर बोनस इश्यू उन शेयर्स पे आ रहा है जो खुद ही इनएलिजिबल है। ठीक बात है। तो अगर ओरिजिनल शेयर्स ही इनएलिजिबल है तो उस पे बोनस भी इनएलिजिबल हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, बोनस शेयर कौन से शेयर पे, अगर ओरिजिनल शेयर्स खुद ही क्या है, इनएलिजिबल है। समझ में आया। ये हमारी पहली कंडीशन थी जो मैंने कल डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। तो पिछले 3 सालों में प्रमोटर ने खुद को इस तरह के कोई भी शेयर्स अलॉट किए हैं तो वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होंगे, रेगुलेशन 15 का अट्रैक्शन आ जाएगा। दूसरा, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अब हम पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 1 साल में प्रमोटर ने शेयर्स एक्वायर किए थे। प्रमोटर ने एक्वायर्ड शेयर्स एट लेसर प्राइस देन ऑफर प्राइस। लेसर प्राइस देन ऑफर प्राइस। मान लो हम आईपीओ ला रहे हैं 500 रुपए पे और आपने शेयर एक्वायर कर लिए 5 रुपए पे,
कर सकता है ना प्रमोटर ऐसा। वो बोलता है कि चलो यार अदर देन कैश कंसिडरेशन में हम फॉल नहीं करते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर नहीं लेंगे, हम 5 रुपए में शेयर ले लेते हैं। प्रमोटर ऐसा कर सकता है खुद को। तो अगर वो 5-5 रुपए में शेयर ले रहा है, पब्लिक से 500 रुपए आप मंगा रहे हो, तो एकदम गलत बात है ये। हम उसको कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट कैसे मान सकते हैं? लेकिन ये कंडीशन पिछले साल की है सिर्फ। ये कंडीशन कितने साल की थी? 3 साल की। ये कंडीशन कितने साल की? सिर्फ 1 साल की। पिछले 1 साल में अगर आपने कोई शेयर एक्वायर किया है जिसपे आपने लेसर कंसिडरेशन पे किया था, तो वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होगा। लेकिन अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि कौन कौन से केसेस में वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट हो सकता है। तो एक्सेप्शन नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, परेशानी क्या है हमको? कम प्राइस पे किया था, तो परेशानी दूर कर दें, पूरी प्राइस पे कर दें। मान लो प्रमोटर ने 200 रुपए पे किए थे और अभी पब्लिक इशू आ रहा है 300 पे, कितने का शॉर्टफॉल पड़ रहा है? 100 रुपए का। तो अगर वो 100 रुपए डिफरेंस वैल्यू पे कर देगा तो चलेगा क्या? चलेगा, बिल्कुल सही है, पार पे आ गए अब तो हम, है ना। तो पहला एक्सेप्शन, एक्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है वो? डिफरेंस वैल्यू पेड। तो अगर आप डिफरेंस वैल्यू पे कर देते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाएंगी? सेम लेवल पे आ जाएंगी। दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या बोलता है ये? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज का मर्जर अमेलगमेशन हुआ, और मर्जर अमेलगमेशन एनसीएलटी के अप्रूवल से होता है, और वहां पे प्राइसिंग वाइजिंग भी कौन डिसाइड करवा रहा है? एनसीएलटी, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ये सब डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या प्राइस प्रमोटर ने डिसाइड की है? नहीं। तो अगर वहां पे उसने कोई शेयर एक्वायर किया होगा तो वो फेयर डीलिंग है, वो फेयर प्राइसिंग हुआ है। तो केस कौन सा है? मर्जर एंड अमेलगमेशन। मर्जर एंड अमेलगमेशन स्कीम अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी या हाई कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी अप्रूवल से स्कीम आई थी, और उसके चलते प्रमोटर को शेयर्स कैसे मिले थे? सस्ते प्राइस पे मिले थे। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरा केस। अच्छा अब देखो किन किन पे, अब रेगुलेशन 8 पढ़ा था हमने, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन, एसपीवी, इन सब पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। सेम टू सेम यहाँ पे भी ये बात है, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, एसपीवी, जो इनमें से किसी ने भी सेटअप किया है और किसमें एंगेज है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंगेज है। तो इस तरह के जो भी लोग हैं उन पे ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इज दिस क्लियर? समझ में आएगा सबको यहां तक? एक बार यहां तक की इन दोनों की लैंग्वेज पढ़ दूं मैं? चलो एक बार यहां तक की लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ताकि फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, securities ineligible for minimum promoters contribution, regulation 15 for computation of minimum promoters contribution following specified securities shall not be eligible। तो कौन कौन से सिक्योरिटीज एलिजिबल नहीं होंगी? नंबर 1 स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, कब एक्वायर की थी? ड्यूरिंग preceding 3 years। if these are acquired for consideration other than cash थी, एंड साथ ही में क्या इन्वॉल्व था? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट या कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज इन्वॉल्व, राइट है। दूसरा, रिजल्टिंग फ्रॉम बोनस इशू बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द इशूअर, और फ्रॉम बोनस इशू अगेंस्ट इक्विटी विच आर इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक बात है क्या? दोनों कंडीशंस में कोई परेशानी? लैंग्वेज क्लियर एकदम अच्छे से? क्या क्या बात हुई? नंबर 1, पिछले 3 सालों में आपने क्या किया था? शेयर्स एक्वायर किए थे। कैसे एक्वायर किए थे? अदर देन कैश कंसिडरेशन, जिसमें क्या इन्वॉल्व था? नंबर 1 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन्वॉल्व था, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन्वॉल्व था। ये तो हुई एक कहानी। दूसरी कहानी कौन सी हुई? वही बोनस इशू आप लेके आ रहे हो। कहां से लेके आ रहे हो बोनस इशू? रिवैल्यूएशन से या अनरियलाइज प्रॉफिट से लेके आ रहे हो। और दूसरा, बोनस किस पे दिया जा रहा है? उन शेयर्स पे जो खुद डिस्क्वालिफाइड है। तो भाई ओरिजिनल शेयर्स ही डिस्क्वालिफाइड हैं, तो देखो ऐसे समझो, मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाए बाय चांस, और पाकिस्तान को हम एलियन एनिमी अनाउंस कर दें। तो जब पाकिस्तान पूरी कंट्री एलियन एनिमी हो गई है, तो क्या उसके रेजिडेंट्स भी हमारे लिए एलियन एनिमी होंगे? अंडरस्टूड सी बात है। तो जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से नहीं कर सकते, तो क्या आप पाकिस्तानी से कर सकते हो?
नहीं कर सकते ना, अंडरस्टूड सी बात है। एग्जैक्टली जब ओरिजिनल शेयर खुद डिस्क्वालिफाइड है तो उस पे मिलने वाला बोनस शेयर क्वालिफाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड ही रहेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन पिछले 3 सालों में एक्वायर्ड शेयर्स की। दूसरी कंडीशन देखो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बाय द प्रमोटर, प्रमोटर एंड अब याद है आपको 7 लोग, कौन से 7 लोग थे? AIF, फॉरेन वेंचर फंड, scheduled commercial bank, public financial institution, insurance company under IRDA, नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज होल्डिंग 5% का स्टेक, और एंटिटी कोई से भी इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल जो प्रमोटर ग्रुप से रिलेट करती है। याद है 7 लोग, ये वापस पूरी लाइन उसी से भर गई है, ये रहे नाम, AIF, फॉरेन वेंचर फंड, स्केड्यूल, ये सारे फला फला लोग है ना। इन सारे लोगों ने, मतलब इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, प्रमोटर प्लस उसके 7 दोस्त है ना, 7 दोस्त हैं, पूरी लाइन याद करने में आसानी हो जाएगी। इन लोगों ने क्या किया था ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 1 ईयर शेयर्स एक्वायर किए थे। किस प्राइस पे एक्वायर किए थे? लोअर देन द प्राइस स्पेसिफाइड आर बीइंग ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द IPO। तो इन्होंने क्या किया? शेयर्स एक्वायर किया किस प्राइस पे? लेसर देन IPO वाली प्राइस। तो जो IPO की प्राइस है उससे लेसर प्राइस पे उन्होंने शेयर्स एक्वायर किया था। कब एक्वायर किया था? पिछले 1 साल। ओके, लेकिन एक्सेप्शन नंबर 1, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड आते एक्सेप्शन आ गया है, एक्सेप्ट इफ द प्रमोटर और उसके वही 7 दोस्त क्या कर दें, ये पूरी लाइन यहां तक ही खत्म हो गई, यहां से स्टार्ट, पे टू द इशूअर difference between the price at which the specified securities are offered in IPO and the price at which the specified security had been acquired। किसके बीच का डिफरेंस पे कर दें? IPO का प्राइस और जो आप एक्चुअली पे कर चुके हो उसका जो भी शॉर्टफॉल पड़ रहा है वो शॉर्टफॉल प्राइस आप पे कर दोगे तो हम उसको क्या मान लेंगे? एलिजिबल सिक्योरिटी मान लेंगे। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल IPO आ रहा है 550 पे और जो प्रमोटर था उसने लास्ट ईयर शेयर्स एक्वायर किए थे मान लो 350 पे, ये उसका एक्विजिशन प्राइस था और ये IPO प्राइस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्राइसेस? 200 रुपए। तो 200 रुपए का प्राइस पे कर दे तो हम उसको सेम लेवल पे मान लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं हमें। दूसरा, if such specified securities are acquired in terms of scheme under section 230 से 234 of the Companies Act 2013 as approved by High Court or a tribunal or central government as applicable by the promoters in lieu of business and invested capital that had been in existence for a period of more than 1 year prior to such approval। भाई क्या ही बोल दिया। कहना क्या चाह रहा है? ठीक बात है। हाँ, और अब जो आपको शेयर्स मिले हैं वो शेयर का प्राइस क्या है? लेसर है। वो शेयर का प्राइस क्या है? अच्छा, क्या हुआ होगा सुनो, लिसन। हुआ क्या? देयर इज अ कंपनी कॉल्ड A Limited एंड अदर कंपनी इज B Limited। अच्छा, B Limited का प्रमोटर है मिस्टर P, प्रमोटर मिस्टर P, ठीक है। ये क्या है? मिस्टर P A Limited का शेयर होल्डर भी हो सकता है। हाँ, हो ही सकता है। ये शेयर होल्डर भी है, ये शेयर होल्ड करता है इस A Limited में, काफी अच्छा स्टेक होल्ड करता है। और हुआ क्या कि ये जो कंपनीज हैं दोनों, इनका हो गया मर्जर। ये कंपनी हो गई ट्रांसफरर और ये कंपनी हो गई ट्रांसफरी, ठीक है। इसका मतलब A Limited खत्म। तो अंडरस्टूड सी बात है, B Limited उसको अपने शेयर ऑफर करेगा। तो B Limited जितने भी होल्डर्स थे उनको क्या दे रहा है? शेयर्स दे रहा है, शेयर्स ऑफ B Limited। ये सब स्कीम कौन सी है? अप्रूव्ड बाय NCLT है। सेक्शन 230 से 234 मर्जर अमेलगमेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, उसके चलते स्कीम अप्रूव की गई थी। बोलो यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ? मान लो यहाँ पे एनसीएलटी ने जब अप्रूवल दिया तो उस टाइम पे ये जो शेयर होल्डर था P, उसको भी शेयर मिले और उसको ये शेयर मिले किस प्राइस पे?
₹400 पर शेयर के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ शेयर वॉज मेड एट ₹400 पर शेयर। ठीक है, अच्छा, मिस्टर पी ने ए लिमिटेड में बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मान लो इसने 10 साल पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब ये जो बी लिमिटेड है ना, इसमें आ रहा है आईपीओ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रमोटर पी था, ये प्रमोटर पी क्या कर रहा है, शेयर्स होल्ड कर रहा है बी लिमिटेड के। कौन से वाले? जो उसको ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट के बदले में मिले थे, जो उसको ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट के बदले में थे। कितने में मिले थे शेयर्स? 400 में मिले थे। अब हो सकता है कि आईपीओ आ रहा है 800 रुपए में, माइट भी हो सकता है ना, और एक साल के अंदर ही हो गया सब कुछ। तो अगर अब आईपीओ अगर 800 पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो उसने 400 रुपए में शेयर एक्वायर किए थे ना मर्जर की स्कीम में, वो उसका वैलिड कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। समझ में आई बात? सबको क्लियर है क्या? बाउंस तो नहीं हो गई? लाइव वाले बच्चों को क्लियर है ये बात? एवरीवन गुड है। लैंग्वेज पढ़ रही हूं मैं वापस से, लैंग्वेज वापस देखना, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा एट द एंड। लैंग्वेज नहीं समझोगे तो लिख नहीं पाओगे। अच्छा, आपको समझ में क्या आएगा हिंदी में बता दो मुझे, हिंदी में बता दो कि इस प्रोविजन का क्या समझ में आया। हाँ लग बोलो। नहीं, लैंग्वेज तो मैं पढ़ रही हूँ पहले, अभी जो मैंने समझाया एग्जाम्पल उसके बारे में बता दो कि क्या समझ में आया। अब बताएंगे, बताओ। अगर आपके पास शेयर है जिस कंपनी का ठीक बात है, सिंपल बात है। एक बार वापस सुनो, मैं एक बार हिंदी बोल रही हूँ अच्छे से, है ना, हिंदी समझ में आ जाएगी तो फिर इंग्लिश हम फ्रेम करेंगे। देखो क्या हुआ कि किसी पर्सन को इशुअर कंपनी के शेयर्स मिले, है ना, किसके बदले में? जो ट्रांसफरर कंपनी थी उसका मर्जर हो गया था ट्रांसफरी कंपनी के साथ, उस मर्जर, और वो मर्जर की स्कीम किसने अप्रूव की थी? एनसीएलटी ने, हाई कोर्ट ने, सीजी ने। उसके बदले में उसको क्या मिला? शेयर मिला। किस प्राइस पे? लेसर प्राइस पे। ठीक है, किसके बदले में? जो उसने ट्रांसफरर कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट की थी ना, कैपिटल इन्वेस्ट की कितने पीरियड हो चुका है? मोर देन 1 ईयर हो चुका है उसमें। उसके बदले में उसको ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरी कंपनी, उसके शेयर्स मिले हैं, तो उस पे लेसर प्राइस वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्टेड रहेगा। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? उषा अब ज्यादा बाउंस हो गया, हाँ ज्यादा हिंदी बोल दी, वापस सुनना। हुआ क्या, एक पर्सन है, पर्सन कौन है? प्रमोटर। उस प्रमोटर को शेयर्स मिल रहे हैं कौन सी कंपनी के? इशुअर कंपनी के। ये जो इशुअर कंपनी के उसको शेयर्स मिले पिछले 1 साल में, क्यों मिले उसको ये शेयर्स? मर्जर अमालगमेशन की वजह से मिले, क्योंकि उसने ट्रांसफरर कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई थी, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? शेयर मिल रहा है। कौन सी कंपनी का? इशुअर कंपनी का। लेकिन ये सब कुछ किसके हिसाब से चल रहा है? एनसीएलटी की स्कीम के हिसाब से, सेक्शन 230 से 234 के हिसाब से चल रहा है। और उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम से किया हुआ था? मिनिमम 1 साल से किया हुआ था, फिर उसके बदले में उसको नए शेयर मिल रहे हैं। अब समझ में आया? क्लियर है लैंग्वेज अभी? ना, लेट्स हैव अ लुक। इफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड, है ना, कौन सी स्पेसिफिक? जो लेसर प्राइस की बात हो रही है ना, वो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 230 से 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मर्जर अमालगमेशन के यही सेक्शंस हैं। और ये किसने अप्रूव किए थे? हमने खुद से नहीं अप्रूव किए हैं, अप्रूव बाय हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और सीजी, एज द केस में। यहां तक लैंग्वेज अभी क्लियर? तो बाय द प्रमोटर्स, किसने एक्वायर किए ये शेयर्स? प्रमोटर्स ने एक्वायर किए हैं। क्यों एक्वायर किए? इन ल्यू ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड कैपिटल दैट हैड बीन इन एग्जिस्टेंस, कितने साल से? फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर प्रायर टू सच अप्रूवल। अब लैंग्वेज समझ में आई क्या? अब खुद से कुछ लिख पाओगे इसमें? क्या लिखोगे बताओ? अब अभी भी नहीं बना पा रहे। If shares allotted to promoters under a scheme of merger or amalgamation under section 230 से 234 as approved by NCLT, CG और
हाई कोर्ट जैसा भी केस है। देन किसके बदले में? इन ल्यू ऑफ व्हाट? कैपिटल या बिजनेस इन्वेस्टेड बाय देम फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब क्लियर? सिंपल लैंग्वेज है भाई, मीनिंग पता होना चाहिए बस, फिर अपने हिसाब से जैसे फ्रेम करना है करो। तीसरा, कोई बात नहीं, सिंपल बात है। गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, एसपीवी सेट अप बाय एनी ऑफ देम व्हिच इज एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये कहानी सेम टू सेम हमने कहां पढ़ी थी? रेगुलेशन 8 में। ये दोनों ही रेगुलेशन 8 में पढ़ी थी हमने। मर्जर अमालगमेशन की कहानी भी रेगुलेशन 8 में पढ़ी थी और ये वाली कहानी भी हमने रेगुलेशन 8 में पढ़ी है। दोनों ही रेगुलेशन 8 में पढ़ी है। कोई परेशानी है इसमें? चलो लेट्स मूव फर्दर। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉटेड टू प्रमोटर और वही उसके साथ दोस्त। अच्छा, अब ये जो है ना कहानी सी क्लॉज, ये बहुत ही अनरीजनेबल, बहुत ही इम्प्रैक्टिकेबल कंडीशन की बात कर रहा है। इसकी लैंग्वेज पढ़ने से पहले मैं समझा देती हूँ उसको, नहीं तो ये तो पूरा ही बाउंस हो जाएगा। या बाउंस कराऊं? पहले करा दूं बाउंस या समझा दूं? समझा देती हूँ, चलो ठीक है, हाँ ज्यादा सही है, समझ लियो। अच्छा, कहानी क्या है यहाँ पे सुनो। मान लो आपका बिजनेस अभी चल रहा है किसी फर्म या एलएलपी के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? आप हो फर्म या एलएलपी। तो फर्म या एलएलपी में कौन होते हैं? पार्टनर्स। और पार्टनर्स क्या करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फर्म में। ओके अच्छा, अब ये जो फर्म या एलएलपी है, मान लो दिस वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2020 में एस्टैब्लिश हो गई थी और तब उस टाइम पे पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की। लेट्स से वी आर इन 2026 और 2026 में इन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की। 2026 में इन्होंने क्या की? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की। फिर क्या हुआ? इसी 2026 में हम क्या करने जा रहे हैं? फर्म या एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कन्वर्जन इनटू कंपनी। अब आपने कंपनी बना दी तो इस कंपनी में क्या है? मैनेजमेंट सेम है, ओनर सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। मतलब जो पार्टनर्स थे वही प्रमोटर बन गए हैं। जो बिजनेस पहले से चल रहा था एज इट इज सेम उसी फॉर्मेट में बिजनेस चल रहा है विदाउट एनी स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन, एज इट इज चल रहा है ना। फिर इसी 2026 में फिर से ये सेम कंपनी क्या लेके आ रही है? आईपीओ भी लेके आ रही है ना। सोचो क्या क्या कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा इन्होंने किया, 1 साल के अंदर ही इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, फिर उसमें कन्वर्जन भी करा दिया, फिर आईपीओ भी लेके आ गए। सेबी बोलता है भाई जब आपको पहले से पता था कि कैपिटल यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, आईपीओ आ रहा है, तो आपने कैपिटल क्यों लगाई लास्ट ईयर में? तो जो आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, ऑब्वियसली इसके बदले में आपको क्या मिला होगा? इसके बदले में और इन दोनों के बदले में आपको क्या मिला था? कंपनी के शेयर्स मिले थे, शेयर्स ऑफ कंपनी, राइट और नॉट? और ये शेयर्स आपको किस प्राइस में मिले होंगे? लेसर प्राइस में मिले होंगे। 200% है ये बात। आपको अंडरस्टूड सी बात है, आपको आज की आईपीओ की प्राइस पे तो शेयर नहीं मिलेंगे। आपको शेयर्स किस प्राइस पे मिले हैं? लेसर प्राइस पे मिले हैं। लेसर प्राइस पे ये शेयर मिले हैं। तो सेबी बोलता है भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी पुरानी कैपिटल लेसर प्राइस पे ले रहे हो, चलता है क्योंकि गुडविल एडेड है तुम्हारी, तो समझ में आता है। तो अगर ये पुरानी कैपिटल लेसर प्राइस पे, ये तो एलिजिबल है। लेकिन जो अभी अभी तुमने 2026 में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उसके बदले में कंपनी के शेयर्स लेसर प्राइस पे ले रहे हो, तो यूं क्यों चलता है? इसमें कौन सी गुडविल एड ऑन होगी? तो मतलब ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस थी ये हम एलिजिबल नहीं मानेंगे। समझ में आएगी कंडीशन? क्या क्या बोला इसने? पहली बात, बिजनेस किस फॉर्मेट में चल रहा था? फर्म या एलएलपी के फॉर्मेट में चल रहा था, ठीक है। इनिशियली इन्होंने कैपिटल लगाई और जिस साल ये कंपनी में कन्वर्जन करना चाह रहे थे उसी साल और कैपिटल लगा दी। फिर जैसे ही कंपनी कन्वर्ट की तो अंडरस्टूड सी बात है, कंपनी इनको कंसिडरेशन पे करेगी और कंसिडरेशन के बदले में क्या देगी? अपने शेयर देगी। और वो शेयर किस प्राइस पे दिए गए? लेसर प्राइस पे दिए गए। और सेम उसी साल में ये सब काम 1 साल के तामझाम में हो गया और उसी साल में आईपीओ भी लेके आ गए और आईपीओ का प्राइस हायर है। तो सेबी बोलता है जो तुम्हारी पुरानी कैपिटल है ना, आज से 10 साल 15 साल 5 साल पुरानी कैपिटल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गुडविल एड ऑन होती है उस पर। तो वो चाहे ऐसा प्राइस पे शेयर मिल गया चलेगा, लेकिन जो लास्ट ईयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी उसके बदले में तुमने जो भी शेयर्स एक्वायर किए ना, ये नहीं चलेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो इसके लिए हम आपको क्या बोलेंगे? डिस्क्वालिफाइड बोल देंगे। इनको हम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट नहीं करेंगे।
समझ में आया? कंडीशन क्लियर है? आ गया समझ में? बताओ क्या समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया? आ गया, आ गया। और थोड़ा थोड़ा आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ ये सही है, पता है मैम पूछ लेंगे तो थोड़ा ही बोल दो। लक्ष्य क्या समझ में आया बताना एक बार। तो लेसर प्राइस पे शेयर्स हैं, तो जो लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन है ना कैपिटल का, सिर्फ वो डिस्क्वालिफाइड होगा, बाकी पूरा नहीं होगा। और कंडीशन क्या है? मैनेजमेंट सेम होना चाहिए, कंट्रोल सेम होना चाहिए, पार्टनर्स प्रमोटर्स बनेंगे, सब कुछ ये सेम टू सेम होना चाहिए, तब जाकर के ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा। ओके, अब लैंग्वेज पढ़ दूं मैं? देखो अब क्या खतरनाक लैंग्वेज दे रखी है उन्होंने। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वही प्रमोटर और सात दोस्त, अब बार बार पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर द प्राइस लेस देन द इशू प्राइस, इन लोगों को शेयर्स मिले किस प्राइस में मिले? इशू प्राइस से लेसा। कब मिले? वही प्रीसीडिंग 1 ईयर। अगेंस्ट किसके बदले में मिले? फंड्स ब्रॉट इन बाय देम ड्यूरिंग दैट पीरियड। दैट पीरियड मतलब वही 1 साल वाले पीरियड में ही वो फंड्स लेके आए थे, उसके बदले में मिले। कौन सा केस है? इन केस ऑफ एन इशू ऑफ फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ वन और मोर पार्टनरशिप फर्म्स या LLP where the partners of erstwhile partnership firm or LLP are the promoters of the issuer and there is no change in the management। समझ में आया क्या? अब लैंग्वेज क्लियर है? तो शेयर्स किसको मिले? प्रमोटर्स को मिले। कब मिले? प्रीसीडिंग 1 ईयर। किस प्राइस पे मिले? इशू प्राइस से लेसर प्राइस पे मिले। ये शेयर क्यों मिले उनको? किसके लिए मिले हैं? क्योंकि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसी 1 साल के अंदर। किस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी? फर्म या LLP में। और एक फर्म LLP का हमने किस में कन्वर्जन करा दिया? कंपनी में। और एक कंपनी में फर्म LLP के जितने भी पार्टनर्स थे वो सब क्या बन गए? प्रमोटर्स बन गए हैं। और मैनेजमेंट क्या है? सेम है। ये हाईलाइट्स क्लियर? साथ ही में प्रोविजो दैट स्पेसिफिक सिक्योरिटी अलॉटेड टू द प्रमोटर्स अगेंस्ट द कैपिटल एग्जिस्टिंग इन सच फर्म फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, मतलब जो भी कैपिटल 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड की गई थी, मतलब पुरानी वाली जो भी कैपिटल थी, कंटिन्यूअस बेसिस पे शैल बी एलिजिबल। तो एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, ये वाली कैपिटल तो एलिजिबल है क्योंकि ये पुरानी कैपिटल थी। ये लास्ट ईयर वाली कैपिटल है, ये एलिजिबल नहीं। ओके, आ गया पॉइंट समझ में? एंड लास्ट जो हमारा यहां पे कंडीशन दे रखा है दैट इज व्हाट प्लेजिंग। अगर प्रमोटर ने अपनी सिक्योरिटी को प्लेज कर रखा है ना, तो वो कंट्रीब्यूशन का पार्ट बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि भैया आपने लोन ले रखा उस पर, आपने कल को लोन रिपेमेंट नहीं किया तो जो भी लेंडर है वो आपकी सिक्योरिटी को बेच देगा, तो वो सिक्योरिटी प्रमोटर की है ही नहीं, तो उसको कंट्रीब्यूशन मानेंगे भी नहीं। तो प्लेजिंग अगर आपने कर रखी है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ऑल डन? 4 एक्सेप्शन क्लियर हो गए। कौन कौन से 4 कंडीशन है जहां पे हम काउंट नहीं करेंगे? नंबर 1, पिछले 3 सालों में अदर देन कैश कंसिडरेशन वाला केस है, जिसमें क्या क्या हुआ था? एक तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। दूसरा पड़ा था बोनस। बोनस कैसे हुआ था? रिवैल्यूएशन रिजर्व या अनरियलाइज प्रॉफिट से, या फिर ओरिजिनल शेयर्स ऐसे थे जो कि खुद ही डिस्क्वालिफाइड थे। दूसरा केस क्या था? हमने पिछले 1 साल के अंदर शेयर्स एक्वायर किए हैं, लेसर प्राइस पे शेयर्स एक्वायर किए हैं, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर वो डिफरेंस वैल्यू पे कर दे। दूसरा केस मर्जर अमैलगमेशन का केस है, और तीसरा केस है गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन SPV इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। ठीक है, देन उसके बाद फर्म LLP जो है उसमें उन्होंने कन्वर्जन कराया कंपनी में, और जिस साल कन्वर्जन कराया उसी साल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और यहाँ पे क्या दिए गए? शेयर अलॉट किए गए, लेसर प्राइस पे शेयर अलॉट किए गए हैं। तो जो लास्ट ईयर की कैपिटल इंट्रोड्यूस थी उसके बदले में जो भी शेयर्स मिले हैं वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। पिछले वाले जो भी कंट्रीब्यूशन हैं वो माना जाएगा, बशर्ते जो नई कंपनी बन रही है उसमें पार्टनर्स प्रमोटर हैं और मैनेजमेंट सेम है। एंड 4th सिंपल कंडीशन, प्लेजिंग अगर करा रखी है तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। ऑल डन है? अब इसमें एक छोटा सा ये दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं, बस कुछ नहीं है इसमें। कौन कौन से क्लॉज की बात हो रही है? A और C की। ए कौन सा है? 3 साल वाली कंडीशन, और सी कौन सा वाला है?
फॉर्म कन्वर्जन वाला। इन दोनों ही केसेस में अगर वही मर्जर अमालगमेशन केस है तो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। कौन सा केस है? मर्जर अमालगमेशन वाला केस है तो वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। क्लॉज बी मतलब एक तरह से मर्जर अमालगमेशन ए में भी आ गया, बी में भी आ गया और सी में भी आ गया। बी में तो ऑलरेडी लिखा ही था, ए और सी में अलग से एड ऑन और कर दिया। ऑल डन। दिस इज व्हाट रेगुलेशन नंबर 15। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।